जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में बात होगी 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, इसके सामने एक बहुत बड़े संगठन ने कुछ और मांगे रखी है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं सभी संगठनों की, जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, चाहे पेंशनर्स के जो संगठन है, मकसद उन सभी का एक है कि इस 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो मिल सके उनको। लेकिन मांगे जो है वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग जरूर से है। तो चलिए आज ये भी अपडेट जो है वो देखते चले। तो यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद जरूर से करिएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम 8वें वेतन आयोग की जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी आपने ये नहीं बताया कि वाइफ की डेट जो है चेंज करने के लिए किससे संपर्क करना है। ये हमारे एयरफोर्स से रिटायर पेंशनर्स हैं। इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, पर वो कमेंट मैंने शामिल तो किया था वीडियो में, पर वो शायद एडिटिंग में रह गया था उसके बारे में बात करना। तो अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। सर, जैसे कि आपने पूछा है कि डेट, वाइफ की जो डेट है वो चेंज करवानी है, यानी पीपीओ वगैरह में। तो देखिए, रिटायरमेंट के बाद ये सारे काम जो है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही होंगे। आप जो डेट चेंज करवानी है उसकी जो भी प्रूफ वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसको लेकर आप जाइए जिला सैनिक बोर्ड। वो आपको आगे की कार्रवाई जो है वो अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि रेलवे पेंशन को 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा क्या। सर, 1 रैंक 1 पेंशन यानी ओआरओपी जो है ये हमारे डिफेंस पर्सन के लिए है, यानी सिर्फ और सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो रिटायरीज हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं ये उनके लिए है। अन्य कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशनर्स है उनके लिए ये नहीं है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी सीएसडी कैंटीन कार्ड का नया कार्ड आने में 3-4 महीने लग रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए प्लीज। कार्ड देखिए, अगर रिन्यू कराना है या आपने नया बनाने के लिए दिया है तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये तो नॉर्मल जो प्रोसेस है ये वो है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी जो मैसेज वगैरह आते हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। आपको मैसेज देखते रहना है। जैसे ही कार्ड तैयार हो जाएंगे, इसकी छोटी से छोटी अपडेट जो है वो शेयर होती रहती है मैसेज के माध्यम से। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ही कार्ड तैयार हो जाएंगे आप तक पहुंच जाएंगे तो उसके भी मैसेज जो है आपको मिल जाएंगे। अगर हमारी बात करूं तो हमने भी कार्ड जो है उसको रिन्यू कराने के लिए दिया है, लेकिन अभी तक हमारा भी कार्ड नहीं आया है। सीएसडी कार्ड, लिक्वर और ग्रोसरी दोनों ही कार्ड अभी तक नहीं आए हैं। तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी ही आपका कार्ड जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 2014 को मेडिकल बोर्ड आउट हो गया था। मुझे OROP 2 मिला था पर OROP 4 नहीं मिला। देखिए, OROP 4 अभी आया नहीं है। OROP 4 आएगा 2029 में, जिसके बारे में वीडियो में मैंने बात की थी कि 2029 में जो OROP 4 आएगा उसमें हमें ज्यादा फायदा होगा। अभी OROP 3 के तहत ही हमें जो है पेंशन मिल रही है। अगर आपको OROP 3 का फायदा नहीं मिला तो इसके लिए आप जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और कई सारे हमारे पेंशनर्स का उस वीडियो में ये भी सवाल आया था, कमेंट आया था कि OROP 4 में ज्यादा फायदा कैसे होगा। तो देखिए, एक तो OROP 4 में क्या होता है, जो हमारी बेसिक है वो बढ़ती है। OROP 4 में हमारी जो नई बेसिक होगी वो 8वें वेतन आयोग के तहत होगी, यानी जिसकी टेबल्स वगैरह जैसे 2029 में आना है OROP 4, तो 2028 को बेस ईयर माना जाएगा।
तो 2028 में तो 8वां वेतन आयोग लग ही जाना है। जो भी पेंशनर जो कर्मचारी हैं या पेंशनर से जिनकी पेंशन से गणना करके नई टेबल्स वगैरह बनाई जाएगी, वो 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई पेंशन के साथ कंपेयर करके बनाई जाएगी, तो इसमें हमें ज्यादा फायदा होगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो रीना जी, फैमिली पेंशनर्स को एटीएम कार्ड बैंक नहीं दे रही है पर सीएसडी कैंटीन में एटीएम ही चलता है, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात कि सीएसडी कैंटीन में जो ये आपको सब लोगों को परेशानी आ रही है, इसके बारे में लेटर्स भी लिखे जा चुके हैं, कुछ आश्वासन भी मिले हैं, जिसके बारे में वीडियो में मैंने बात भी की थी। और रही बात कि बैंकों की तरफ से फैमिली पेंशनर्स को एटीएम कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये बात गलत है। ना सिर्फ फैमिली पेंशनर्स, आप कोई भी बैंक में खाता खुलवाएंगे आपको निःशुल्क एटीएम कार्ड मिलता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो एटीएम कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा है तो आप एक बार बैंक से भी इसके बारे में बात जो है कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम 84 रिटायरीज वालों को एसीपी एमएससीपी मिलता है या नहीं? आगे इन्होंने कहा है कि मैडम स्पर्श पर कैसे माइग्रेशन करें। चलिए, दो सवाल है हमारे इन पेंशनर्स के, एक एक करके दोनों के जवाब दे देते हैं। पहले कि 84 की साल में ये रिटायर होकर आए हैं, एसीपी एमएससीपी मिलता है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं मिलता। 2003 से 2005 वालों के लिए एसीपी और 2006 और उसके बाद वालों के लिए एमएससीपी, ये कुछ नॉर्मल रूल्स हैं। अब बात रही स्पर्श में माइग्रेशन को लेकर, तो देखिए स्पर्श में माइग्रेशन खुद ब खुद होगा, इसके लिए आपको कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ मामले ऐसे देखे गए हैं जहां रिकॉर्ड्स वगैरह से संबंधित कुछ शिकायतें आ रही है, तो इसमें आपको मैं एडवाइस एक ये दूंगी कि सीपीग्राम के माध्यम से आप इसकी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। रिकॉर्ड वगैरह में कुछ खामी पेशी ना हो, इस बात का ध्यान रखना आज पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो जल्दी से सिर्फ सीपीग्राम के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, रिकॉर्ड से ये कंप्लेंट दर्ज करिए कि हमारा अभी तक माइग्रेशन क्यों नहीं हुआ है, तो आपको जवाब जरूर से मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा स्पर्श का पासवर्ड जो है भूल गया है, अब मैं किस तरह दोबारा पासवर्ड जो है उसको हासिल कर सकता हूँ? देखिए, स्पर्श का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप नहीं जानते, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो है इसमें आपकी बिल्कुल से मदद करूंगी नया पासवर्ड बनाने में। बाकी ये प्रक्रिया बेहद ही आसान है। तो कई सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जल्दी से इसके बारे में मैं बता दूं कि आपको स्पर्श में लॉगिन करना है। इसके बाद जो आपका पीपीओ है स्पर्श का, वही आपकी आईडी है, तो उसको ऐड करके उसके पीछे अगर आप सर्विस पेंशनर्स हैं तो 01, फैमिली पेंशनर्स के लिए है तो 02, ये ऐड करके आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। जो आपका रजिस्टर नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको शेयर करना है। उसके बाद स्पर्श टीम के द्वारा आपको नया पासवर्ड शेयर होगा, आपको वो ऐड करना है, फिर लॉगिन करना है। फिर इसके बाद जो है फिर से आपको एक बार और ओटीपी आएगी। उसके बाद आपको जो आपका पासवर्ड सेट करना है वो सेट करना है। कुछ इस तरीके से ये प्रक्रिया है। अगर आपको मुश्किल इसमें लग रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं नया पासवर्ड आपका सेट करने में जरूर से मदद करूंगी। चलिए इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैम प्लीज मुझे रिप्लाई करिएगा। ये हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं। ये लिख रहे हैं कि 8 पे कमीशन में बेसिक इंक्रीज होगी, यानी 8वें वेतन आयोग में बेसिक बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ने वाली है मैम। और आगे ये लिख रही हैं कि बेसिक मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर इनको मिलेगा या नहीं, शायद क्योंकि ये बंगाल की लग रही है मुझे, तो अपनी भाषा में इन्होंने कमेंट किया है, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना जवाब दे रही हूँ। तो बिल्कुल 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा। और जहां नेशनल इंक्रीमेंट की बात रही, तो वो देखिए फैमिली पेंशनर्स को अभी हाल फिलहाल नहीं मिल रहा। मैंने कल के वीडियो में इसके बारे में बात जरूर से की थी, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो जरूर से देखा होगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि इन्होंने शायद सीआरपीएफ लिखना चाहा है कि वो पेंशनर्स भी जो है ओआरओपी उनको मिलेगी या नहीं। तो ओआरओपी जैसे कि मैं वीडियो में आगे शेयर कर ही चुकी हूँ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सिर्फ ये तीनों ही पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी लागू है, अन्य किसी को भी ओआरओपी लागू नहीं है। सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मेरी 26 साल की कंप्लीट सर्विस है, 30 अप्रैल 2008 का मैं रिटायर हूँ नेवी से, आर्मी के हवलदार के बराबर इनकी रैंक है, कृपया मेरी समस्या का हल कीजिए। सर आप काफ़ी वीडियोस में कमेंट कर चुके हैं, आपने 1-2 बार मुझसे कॉल पे बात भी की है।
आपका नंबर एक्चुअली मेरे से मिस हो गया है, व्हाट्सएप पर भी मैं संपर्क नहीं कर पा रही हूँ आपसे, क्योंकि नंबर आपका मैंने सेव नहीं किया था। आपका मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम पता है, आपने सीपी ग्राम में कंप्लेन दर्ज करा दी है, टोकन नंबर भी आपने शेयर किया था व्हाट्सएप पर। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिर से प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर थोड़ा जहिन कर मैसेज कर दीजिए, ताकि वो सारी जो हमारी बातचीत है वो हमारे सामने आ जाए। मैं इसमें स्टेटस वगैरह चेक कर लूंगी, या अगर अभी फिर से सीपी ग्राम के साथ बात करने की जरूरत है तो मैं जरूर से कर लूंगी। आप एक बार फिर से मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर जहिन कर मैसेज कर दीजिए, ताकि आपकी जो समस्या है हमारे सामने आ जाए। चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की अपडेट के बारे में। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, अलग अलग संगठन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने तरीके से केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर जो है मांगे वेतन आयोग की कमेटी के सामने रख रहे हैं। मुख्य उद्देश्य सबका सेम ही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना है। तो ऐसे में देखिए, ये जो एक संगठन है, उन्होंने क्या मांग रखी है? 8वें वेतन आयोग के लिए एक संतुलित रूपरेखा, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रस्तावों और मांगों का विस्तृत विश्लेषण है। ये निष्पक्षता, स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है इन्होंने। देखिए, ये जो संगठन है, इनके ज्ञापन का मूल्य उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो 8वें वेतन आयोग में वर्तमान के जो कर्मचारी हैं, वेतन और पेंशन के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे, और पेंशन भोगी जो है उनके लिए केवल मुद्रास्फीति की भरपाई न करे, बल्कि वास्तविक आय में वृद्धि जो है सुनिश्चित करिए। आज पेंशनर्स की यही मांग है कि महंगाई से राहत के लिए सिर्फ डीआर में बढ़ोतरी काफी नहीं है। देखिए, आर्थिक स्थिरता चाहिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन के बीच बढ़ते अंतर को कम करें, ताकि प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। आज जो नौजवान है, उनका मोह सरकारी नौकरियों से क्यों भंग हो रहा है, क्यों वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मूल वेतन बनाम भत्तों पर अत्यधिक निर्भरता की समस्या है। ये मूल वेतन यानी कि बेसिक जो है, इसके सामने जो अलाउंसेस है ये कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, यानी महंगाई भत्ता यानी डीए और अन्य भत्ते। वर्तमान वेतन संरचना में भत्तों यानी डीए पर विशेषकर अत्यधिक निर्भरता है, यानी महंगाई से राहत के लिए सिर्फ और सिर्फ डीए पर निर्भर रहना पड़ता है, जो गलत है। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सीधे बेसिक से जुड़े होते हैं, और मूल वेतन यानी बेसिक में अपर्याप्त वृद्धि से कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ज्यादातर जो पेंशनर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो उनकी पेंशन है उनमें सिर्फ बेसिक पे और डीआर ही जुड़ता है, अन्य कोई भी अलाउंसेस उनको नहीं मिलते हैं। तो इस बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब आगे देखिए ये क्या लिख रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय का निरंतर क्षरण हो रहा है। महंगाई भत्ता केवल आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है। समय के साथ जीवन यापन की बढ़ती लागत और समय समय पर होने वाले वेतन संशोधन के बीच का अंतर जो है क्रय शक्ति को काफी कम कर देता है। यानी जल्दी से जल्दी जो है हर 5 साल में हमारी बेसिक पे में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसी कुछ मांग जो है हर एक कर्मचारी संगठन है। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात की गई है। केवल भरपाई नहीं, बल्कि वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनाया गया फिटमेंट फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक मजदूरी और पेंशन में हुए ऐतिहासिक क्षरण को ठीक कर सके। इसका लक्ष्य केवल महंगाई को शून्य करना नहीं, बल्कि जीवन स्तर को ऊपर उठाना होना चाहिए। यानी जैसे कि मैंने कहा कि सही अर्थ में जो है वेतन आयोग हमारी कर्मचारी या पेंशनर्स को जो है फायदा पहुंचाए। न्यूनतम वेतन के निर्धारण में आधुनिक मापदंडों का अभाव है। देखिए, यहाँ वास्तविक लागत क्या है? भोजन, कपड़े, इसके साथ साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल कनेक्टिविटी। यानी इस बार जो है जो कर्मचारी संगठन है वो क्या कह रहे हैं, वर्तमान खपत के तरीके बदल चुके हैं। न्यूनतम वेतन को केवल बुनियादी अस्तित्व तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मुआवजे के साथ समानता बनाए रखने और निष्पक्षता के लिए यथार्थवादी होना चाहिए। और भी बहुत खर्चे हैं कर्मचारी पेंशनर्स के, उनको ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग की जो कमेटी है उनको डिसीजन लेने चाहिए। 5% वेतन वृद्धि वित्तीय प्रगति और प्रेरणा का मॉडल है। ये देखिए, वार्षिक वेतन वृद्धि की दरों को बढ़ाकर 5% किया जाए, 24 से 3% है। ये 5% की मांग कर रहे हैं, कोई कर्मचारी संगठन 6% की भी मांग कर रहे हैं। सेवा के कुछ वर्षों के बाद आवधिक अतिरिक्त वेतन जो है वृद्धि, इसका प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारियों का मनोबल जो है और वित्तीय प्रगति बनी रहे।
कुछ इस तरीके से इनकी मांगे हैं, कुछ मांगे नहीं है। 7वें वेतन आयोग की विसंगति की यहाँ पर देखिए बात की गई है। वेतन संपीड़न की बात करें अगर, तो देखिए 7वें वेतन आयोग के तहत आसन्न स्तरों के बीच का अंतर जो है बहुत कम हो गया है, इसको भी सही करने की मांग की गई है। अब प्रभाव क्या पड़ रहा है? बड़ी संस्थाओं जैसे भारतीय रेलवे में पदोन्नति के सीमित अवसर होने के कारण कर्मचारी बिना उच्च वेतन स्तर तक पहुंचे ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे उनकी पेंशन भी सीमित हो जाती है, यानी पेंशन भी प्रभावित होती है एमएससीपी ना मिलने से या उनको प्रमोशन ना मिलने से। आजीवन एक कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अब देखिए पे मैट्रिक्स को तार्किक और पारदर्शी बनाना, ये अगर हो जाता है तो कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही सर्विस में रहते हुए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन में भी उनको फायदा होगा। मध्यम और उच्च स्तरों के बीच पर्याप्त वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए स्पेसिंग की समीक्षा करना। पदोन्नति स्तरों के बीच सुचारू आवाजाही होनी चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच एक संतुलित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य अनुपात यानी रेशियो को बनाए रखिए। कुछ ये मांगे इस संगठन के द्वारा है। इसके साथ साथ देखिए पेंशनर्स के साथ क्या कहा है। वेतन पेंशन लिंकेज के बारे में अगर बात करें तो एक सीधा प्रवाह है ये। देखिए वेतन संरचना में कोई भी संशोधन स्वचालित रूप से उचित पेंशन संशोधन में परिवर्तित होना चाहिए। वेतन संशोधन सीधे तौर पे मैट्रिक्स को नियंत्रित करता है, क्योंकि पेंशन अंतिम आहारित वेतन या पे मैट्रिक्स में अनुमानित वेतन से प्राप्त होती है। तो इसको भी सही करने की यहाँ मांग की गई है, यानी पेंशनर्स को भी ध्यान में जो है वो रखा गया है। इसके साथ ही कि सभी पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता लाने के लिए यहाँ पर जो पूर्व पेंशन भोगी है उनको एक अच्छा खासा फिटमेंट फॉर्मूला, इसके साथ साथ जो है समानता का उपाय यहाँ पर दिया गया है, और हाल के जो पेंशन भोगी है उनको क्या क्या परेशानी आ रही है उनकी भी परेशानी सामने रखी है। पेंशन भोगियों को वेतन संशोधन का पूरा लाभ मिलना चाहिए, ताकि अलग अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए लोगों को के बीच जो है कोई असमानता न रहे। पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को नए ढांचे में अनुशासन नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि मैंने कहा कि जो 2006 से पहले वाले जो पेंशनर्स हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि मैम हमारी पेंशन इतनी कम क्यों है, 2006 के बाद जो रिटायर होकर आए हैं उनकी पेंशन इतनी ज्यादा क्यों है। यहाँ सिर्फ बात हमारे डिफेंस पेंशनर्स की नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो भी इस बात की शिकायत करते हैं। लेकिन अब आज इस वीडियो को देखकर आपको कम से कम इतनी उम्मीद तो जरूर से हुई होगी कि कोई ऐसा संगठन भी है जो आपके हित के लिए केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने मांग रख रहा है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी आज के इस वीडियो में। हमने कुछ कमेंट्स देखे, इसके साथ हमने बात की 8वें वेतन आयोग की अपडेट की। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।